अगली यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनपीओ। एनपीओ फाइनल अकाउंट्स की तरह एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। इस यूनिट को कवर करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो तीसरी टाइप है वो बहुत ही रेयर केस में आती है। पहली टाइप मैं आपको बता दूं, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को देगा, ठीक, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी और वो एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा होंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के देख के बनानी है। तीसरा, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी गिवन होगी, नहीं भी गिवन हुई तो पॉसिबिलिटी है बैलेंस शीट भी वो बनवा ले। तो एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, देख लेते हैं एक बार स्पीड से। मैं आपको बता दूं, मैराथन और फास्ट ट्रैक देखने का फायदा तभी है जब आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एनपीओ का मतलब सिंपली एक नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म फॉर प्रमोटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट सच एज, यानी कि ये किसी चीज की प्रमोशन के लिए होती है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। किस चीज के लिए, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन, एजुकेशन, चैरिटी, रिलीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि इट ऑल्सो डील्स इन मॉनिटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ चैरिटेबल नेचर। चैरिटेबल नेचर का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दान दक्षिणा। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक्टिविटीज आर नॉट डन बाय एनपीओ। वो कह रहा है माल खरीदना बेचना नहीं होता इसमें। द प्राइमरी एम ऑफ एनपीओ इज टू गिव सोशल सर्विसेज टू देयर मेंबर्स और सोसाइटी एट लार्ज। तो क्या कह रहा है, जो भी उसके मेंबर है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एनपीओ का, उनको सर्विसेज देना या फिर सोसाइटी को सर्व करना बड़े लेवल पे। सोशल सर्विसेज आर गिवन आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री में या फिर नॉमिनल प्राइस पे 5, 10, 2 रुपए, विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। एनपीओ में रेज फंड्स टू कैरी आउट और टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल लैंग्वेज में एनपीओ चलते कैसे, फ्री में काम कर रहे हैं तो ये दूसरों से फंड्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं अपने सोशल सर्विसेज में। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, एनपीओ में आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकती है जैसे कि मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल, अकाउंटिंग बॉडीज जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी इसके अंदर है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इसके अंदर आपकी डिस्पेंसरी हो सकती है, हॉस्पिटल और बाकी हेल्थ केयर सेंटर फ्री वाले, ठीक। वेलफेयर एसोसिएशन हो सकती है जैसे कि आरडब्ल्यूए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो जो सोसाइटीज ना, छोटी छोटी सोसाइटीज, कॉलोनीज होती हैं जो काट के बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स, उसमें आरडब्ल्यू होती है। टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, स्टाफ एसोसिएशन हो सकता है, और उसके जैसे बहुत सारे वेलफेयर एसोसिएशन हो सकती हैं। इसके अलावा कल्चरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि लिटरेरी सोसाइटी, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पढ़ लेना क्या क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ, पहला, इसका मेन एम क्या है, डिफरेंट सर्विसेज देना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह। एनपीओ हैव नो प्रॉफिट मोटिव, सिंपल लैंग्वेज में इसका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता। और दे डू नॉट अंडरटेक बिजनेस और ट्रेडिंग सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ये गुड्स में डील नहीं करते, सर्विसेज में डील नहीं करते जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। देयर ट्रांजेक्शंस आर मेनली ऑन कैश ट्रांजेक्शंस, नॉर्मली दे डू नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब माल तो खरीद नहीं रहे हो आप, तो उधार ट्रांजेक्शन कैसे होगी। ये सारी ट्रांजेक्शन मेनली जो है कैश में करते हैं। एज दे डू नॉट अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द एनपीओज डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। भाई जब इसके पास ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही नहीं है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाए, ये तो बनाएगा ये बनाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये निकालने के लिए कि फंड सही से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। एनपीओज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको चैरिटेबल सोसाइटी में भी रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है, जहां पे मेंबर्स ओनर नहीं होते, उनको मेंबर्स कहा जाता है। उसके अलावा इसके और भी फीचर होते हैं, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक। मैं मेन फीचर्स आपको बता देता हूं क्या होता है। इसके जो मेन फंड्स होते हैं इनकम के, वो होता है कैश सब्सक्रिप्शन, कैश में इनको सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा इनको डोनेशन मिलती है, लेगेसी मिलती है। लेगेसी का मतलब कोई मरता हुआ आदमी अपनी छाप छोड़ जाए,
उसको बोलते हैं लेगेसी। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकारी मदद, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये पैसा लगाता है बाहर तो वहां से इसको इनकम मिलती है। द फंड्स रेज्ड बाय एनपीओ आर डिफरेंट सोर्सेस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड, स्पेशल फंड्स लाइक स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड। वो कह रहा है जो पैसा उसको मिलता है वो फंड में डाल दिया जाता है। नॉर्मली जनरली जो फंड होता है उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड, या फिर वो किसी स्पेशल फंड में डाल दिया जाता है अगर उसका स्पेसिफिक पर्पस है तो, जैसे कि प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड। ठीक। एनपीओ के अफेयर हो, अफेयर, अरे यहाँ पे अफेयर का मतलब एक्टिविटीज है। इसके अफेयर्स को कौन मैनेज करता है? मैनेजिंग कमेटी, ठीक, या फिर एग्जीक्यूटिव, जो भी मेंबर सिलेक्ट करेंगे। जो सरप्लस ये कमाती है, ठीक, जिसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, वो मालिकों में बढ़ता नहीं है, मेंबर्स में बढ़ता नहीं है, उसको वापस कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। ठीक, जैसे आप प्रॉफिट कमाते हो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो वो वापस कैपिटल में जुड़ जाता है। यहाँ पे जो सरप्लस एनपीओ अर्न करता है वो किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल फंड में। उसके अलावा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल और जॉइंट ओनरशिप ऑफ एसेट्स। वो बोल रहा है किसी भी एसेट की जॉइंट ओनरशिप एनपीओ में नहीं होती। Management of NPO is entrusted or given to persons who are keen to render a particular type of service without any kind of income in return. Their posts are honorary in nature. वो बोल रहा है उनकी पोस्ट ऑनररी होती है, वो अपनी मर्जी से उस पोस्ट पे बैठे हैं, यानी कि वो फ्री में सर्विस दे रहे हैं। ठीक। एनपीओ is also called NTO, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये थे आपके एनपीओ के फीचर्स। ठीक। अब पॉइंट ये है कि एनपीओ का अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो फ्री में काम कर रहे हैं, फिर अकाउंट्स क्यों बनाए? सिंपल सी बात है, इसमें फ्री में भले ही काम हो रहा हो, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग कौन है? इंसान, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स किसी भी फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, तो उस मिस एप्रोप्रिएशन से बचने के लिए अकाउंट्स की प्रिपरेशन नेसेसरी हो जाती है एनपीओ की। ठीक। यानी कि द ऑब्जेक्टिव्स आर ऑटोमेटिकली अचीव्ड। वो कह रहा है अगर जो एनपीओ अमाउंट कलेक्ट करेगा सब्सक्रिप्शन से और भी दूसरे डोनेशन से, वो पब्लिक एट लार्ज में होता है। इसका मतलब वो बाकी पब्लिक से भी डोनेशन ले रही है, तो अगर पब्लिक का पैसा सही से यूटिलाइज नहीं होगा, मालिक खा जाएंगे, तो फिर क्या फायदा एनपीओ का? उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज लार्ज फंड्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो बोल रहा है इसी टाइप से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। यानी कि पहला, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इज अवॉइडेड। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कैन बी इजीली एसर्टेन्ड। किसी भी पीरियड के आप इनकम और एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज आल्सो नोन। एनपीओ की भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, भले ही ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे हैं तब भी। तो आगे डिफरेंस बिटवीन एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आप पढ़ लेना क्या होता है। ठीक, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है प्रॉफिट मेकिंग वाली, और ये सोशल सर्विसेज के लिए। दूसरा, इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है और उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इसका कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों होती है, इसमें मेनली कैश होती है। प्रॉफिट वाले में ओनर्स मैनेज करते हैं और इसमें मेंबर्स। ठीक। ओनर्स कैन विड्रॉ प्रॉफिट, वो कह रहा है मालिक पैसा निकाल सकता है, लेकिन एनपीओ में सरप्लस किसी को नहीं बांटा जाता, वापस एनपीओ में लगा दिया जाता है। ओनर्स के फंड को कैपिटल कहते हैं, यहाँ पे मेंबर्स के फंड्स को कैपिटल फंड कहते हैं, जनरल फंड भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर, इसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसके फाइनल अकाउंट्स में रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिजल्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो कह रहे ट्रेडिंग एक्टिविटी करके क्या निकलता है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इसके लिए बनाया जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे निकलता है सरप्लस। वो बोल रहा है ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करती है कैश की पोजीशन से ज्यादा। यहां पे कैश की पोजीशन ज्यादा मायने रखती है सरप्लस से ज्यादा, क्योंकि कैश ही तो चाहिए एनपीओ चलाने के लिए, सरप्लस से मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, एक ही बनता है। इसमें जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट कहते हैं और बाकी लॉस होता है। ठीक, इसको बोलते हैं सरप्लस अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर से, और एक्सपेंडिचर ज्यादा तो डेफिसिट, कमी यानी कि। इसके अलावा नेट प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है ओनर की, यहां पे ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता है। इसमें एसेट्स
और लायबिलिटी की डिफरेंस को कैपिटल बोला जाता है, और यहां पे कैपिटल फंड। तो वही सारे डिफरेंस है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ट्रेडिंग कंसर्न बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स बनाती है, यहाँ पे इसकी एक ही बुक होती है, कैश बुक, ठीक है, या फिर जर्नल। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को देख के बनाया जाता है। इसके अंदर लेजर अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, इसमें लेजर अकाउंट थोड़े बहुत ही होते हैं, मेनली तो कैश बुक होती है, और कैश बुक की समरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है। तो ये था आपका डिफरेंस। अब आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रजिस्टर्स पे, तो इसको हटा दो, देख लेना, पढ़ लेना क्या है इसके अंदर, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स पे आते हैं। एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला रिसीट्स एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा बैलेंस शीट। तो एक एक करके देखते हैं तीनों अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, कैसे कैसे पोस्टिंग होगी, और कैसे कैसे इनके ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेट्स सी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। It must be noted that at the beginning of the first year, the NPO has neither any asset nor liability. Simple लैंग्वेज में, आप पहली बार जब एनपीओ स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक अ बिजनेस, आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज नहीं होंगी, पहली बार ट्रांजैक्शन हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन में अगर एनपीओ अभी अभी ओपन हुआ, पहला साल है, तो उसके पास कोई एसेट्स और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। द फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंसिस्ट दीज 3 स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर 3 ही स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ओनली। तो 3 स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, दूसरे साल से क्या होता है, इसके पास 4 स्टेटमेंट हो जाते हैं। हो 4 कैसे, बताता हूँ। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ से कैपिटल फंड निकलता है, ठीक है, और यही आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है प्रीवियस ईयर की, वही आपकी ओपनिंग बन जाती है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल एंट्रीज इन द कैश बुक, जितनी भी कैश बुक में एंट्री होती है, यानी कि कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट, वो समराइज कर दी जाती हैं एक अकाउंट में जिसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक। अब इसके अंदर क्या की जाती है, एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, डेप्रिसिएशन की, अक्रूड इनकम की, जो जनरल जर्नल में जाती है। जनरल जर्नल का मतलब उसकी जनरल एंट्रीज पास होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू पी&एल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न एंड बैलेंस शीट, उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देख के, एडजस्टमेंट्स को फॉलो करते हुए। ओके, आगे समटाइम्स ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, वो कह रहा है कभी कभी एक एनपीओ ट्रायल बैलेंस भी बना लेता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपने ट्रायल बना लिया तो रिसीट्स एंड पेमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, ये पहले साल के अकाउंट्स है। पहले साल में आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक। इसमें रेवेन्यू आइटम्स चले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल आइटम्स चले जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। ये पहला साल था। पहले साल के बाद सेकंड ईयर में आपके पास 2 चीजें होंगी, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सेम आइटम है, रेवेन्यू आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल आइटम आपके बैलेंस शीट में। तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर के फाइनल अकाउंट्स। अब आते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू द आइटम्स इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वेयरएवर दे आर नीडेड। वो बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्रीज रिसीट्स एंड पेमेंट में डाल दी जाती हैं ताकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर पाओ, ठीक। तो अब आते हैं पहले अकाउंट पे जिसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट एक समरी होता है, समरी किसकी, कैश बुक की। इसके अंदर सारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन आती है। इसकी जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड, उसको बोलते हैं रिसीट साइड, यानी कि पैसा आने वाली साइड। जितना भी पैसा आपको रिसीव होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैश बुक, कैश क्या होता है हमारे लिए, एक एसेट। एसेट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आएगा डेबिट साइड में पोस्ट होगा। सिंपल लैंग्वेज में जितना भी आइटम आपके पास आ रहा है, चाहे वो एसेट बेच के आए, चाहे वो कुछ भी बेच के आए, चाहे वो सब्सक्रिप्शन आए, डोनेशन आए, लेगेसी आए, ठीक, कुछ भी रिसीव हुआ डेबिट साइड में पोस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं रिसीट साइड। रिसीट यानी कि मिल गया। दूसरा जो पेमेंट्स होती है, पेमेंट्स कैसी भी पेमेंट हो, मटेरियल की पेमेंट हो, मेडिसिन की पेमेंट हो, हॉस्पिटल की पेमेंट हो, आग लगाने की कुछ भी हो, सुपारी दे दी तुमने किसी की, मैं कह रहा हूं कोई भी पेमेंट है एनपीओ के अंदर हो, सर एनपीओ में ऐसे काम होते हैं ना, हो गया तो किसी भी पेमेंट हो, ठीक, सारी पेमेंट्स कौन सी साइड में आएंगी, पेमेंट साइड में।
तो यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक, आगे ऑन द डेबिट साइड जितनी भी ओपनिंग कैश, जो पहले आपके पास कैश है और बैंक बैलेंस है, वो सारे रेवेन्यू वाले आइटम्स और कैपिटल रिसीट्स, वेदर सच कैश रिसीट्स बिलोंग टू पर्टेन टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, पास्ट अकाउंटिंग पीरियड और फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। वो बोल रहा है पिछले 50 साल की ट्रांजैक्शन हो, आने वाले 500 साल की हो या करंट ईयर की हो, सारी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगी। ठीक, अगर आपके पास कैश आ रहा है तो रिसीट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही जो पेमेंट जा रही है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो उसका ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आएगा क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में। ठीक, इसके बाद इसमें सारे आइटम जितनी भी पेमेंट हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो किसी भी पीरियड के हो, वो सारे पेमेंट साइड में पोस्ट हो जाएंगे क्रेडिट साइड में। ठीक, तो यहां पे आपने दिखा दिया पेमेंट। अब इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में, ओवरड्राफ्ट आएगा डेबिट साइड में। प्रोसीजर प्रोसीजर पढ़ लेना क्या होता है, इसके फीचर देखते हैं क्या होते हैं। ये फीचर्स देख लो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला, ये एक रियल अकाउंट है। दूसरा, कैश बेसिस अकाउंट अकाउंटिंग पे बनाया जाता है। ये इट इज सिमिलर टू कैश बुक। ठीक, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक और कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। तो वो बोल रहा है कैश बुक देख के बनाया जाता है। ठीक, कब बनता है? साल के एंड में हो, और क्या, साल के एंड में बनेगा ना, फाइनल अकाउंट है। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और डेबिट साइड में ये आइटम्स आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कोई भी होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक, रिसीट्स आपकी डेबिट साइड में दिखाई जाती है, पेमेंट आपकी क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। इसके अंदर सारी रिसीट्स और पेमेंट्स आती हैं। ठीक, चाहे वो करंट अकाउंटिंग पीरियड की हो, वेदर दीज बिलोंग टू प्रीवियस ईयर्स हो, करंट ईयर हो, फ्यूचर ईयर हो, कोई से भी साल की हो, इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, यानी कि रेवेन्यू नेचर की हो, कैपिटल नेचर की हो, वो सब इसके अंदर आएंगी। चाहे वो स्पेशल फंड हो, और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो भी सब इसके अंदर आएंगी। ऑल द पेमेंट्स आर शोन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कैसी भी हो। ठीक, सैलरी, स्टेशनरी, कैपिटल, परचेज ऑफ कंप्यूटर, स्पेशल फंड हो, कोई भी पेमेंट हो रही है तो वो सारी आएंगी आपकी पेमेंट साइड में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर, कैसी भी पेमेंट हो। ओनली एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड। वो बोल रहा है एक्चुअली में जो कैश जाएगा या फिर बैंक से पैसा कटेगा वो ही बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। हेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम रिलेटिंग टू करंट ईयर आर नॉट रिकॉर्डेड। तो वो बोल रहा है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं और अक्रूड इनकम्स होती हैं, जो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हो पाया। क्या बोल दिया मैंने? वन मोर टाइम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब जो ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं हो पाया, नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड। जब इसकी पेमेंट ही नहीं हुई तो कैश बुक कह रहा हूँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्यों आएगा? पेमेंट नहीं हुई ना, कैश नहीं गया आपके पॉकेट से, आपकी पॉकेट से कैश जाएगा तभी इसमें आएगा। सेम लैंग्वेज में आपका अक्रूड इनकम, ड्यू हो गई, ड्यू हो गई, ड्यू हो गई, लेकिन रिसीव नहीं हुई, जब पैसा ही नहीं आया तो रिकॉर्ड किस लिए करूं? ठीक, तो नहीं आएगा। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स लाइक बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लगाओगे मशीन पे तो मशीन की एक टांग टूट के उड़ जाएगी क्या? नहीं, मशीन उतनी की उतनी रहेगी और आप अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के फाड़ोगे भी नहीं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाने से कोई कैश का एक्सपेंस नहीं होता। पॉइंट इज बैड डेट्स, पैसा लेके भाग गया डेटर। ठीक, सर ये तो कैश वाली है ना। जी नहीं, आपने माल बेचा था उसको, वो कैश लेके थोड़ी गया आपसे, लेकिन हाँ जो कैश मिलना था उसका नुकसान हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस है आपका, लॉस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो डेबिट साइड में उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। ये था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का चिट्ठा। ठीक, रिसीट्स और पेमेंट्स, एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। मैं आइटम्स नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि आप आइटम्स ऑलरेडी बाद में देख लोगे कौन कौन किससे आइटम होते हैं। ठीक है, एक एक आइटम का एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक। क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट का लायबिलिटी। ठीक, उसके बाद कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों ही आएंगी। पेन क्यों नहीं चल रहा? दोनों ही आएंगी, इधर रेवेन्यू पेमेंट और आपकी कैपिटल पेमेंट दोनों ही आएंगे। ठीक, निकल के आएगा एंड में क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, कैश इन एंड कैश एट बैंक। अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव हुआ तो डेबिट साइड में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से टू बैलेंस सीडी। या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा या फिर वो बैंक बैलेंस पॉजिटिव होगा।
ठीक, दोनों में से एक ही आएगा, तो लिखा हुआ है नीचे देयर विल बी जनरली आइदर ऑफ द टू अमाउंट्स। ठीक, दोनों में से कोई एक आएगा। आगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड इनकम। वो बोल रहा है डिफरेंस बताओ रिसीट्स में और इनकम में। बहुत मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं, दोनों सुनने में एक जैसे हैं। इनकम भी रिसीव होती है, रिसीट तो है ही रिसीट, लेकिन सारी रिसीट्स इनकम नहीं होती और सारी इनकम रिसीट्स नहीं होती। ऐसे कैसे नहीं होती? नहीं होती, मैं कह रहा हूं नहीं होती। बात मान लो मास्टर की, पता नहीं क्यों नहीं मानते। तो देखते हैं रिसीट का मतलब क्या होता है। रिसीट का मतलब होता है एक्चुअल कैश जो आपको मिला हो, या फिर एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीट्स मींस टोटल कैश रिसीट इन द करंट ईयर। इनकम का मतलब होता है जो आपने अर्न किया है, ना कि रिसीव किया है। मतलब रिसीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिसीव ना किया हो तो वो इनकम नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने रिसीव किया तभी इनकम होगी। तो पॉइंट इज, उसके लिए आपने अगर खून पसीना बहा दिया है तो ही आपकी इनकम होती है ड्यूरिंग द ईयर, वेदर कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। ठीक, तो इनकम अर्न का मतलब होता है आपका इनकम, लेकिन जो एक्चुअली में कैश मिलता है वो आपके लिए रिसीट होता है। तो आप कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, कोई कैश देके चला जाए तो वो क्या है? इनकम है? नहीं, वो रिसीट है। आप मेहनत करो, ठीक, माल बेचो, इनकम है। सर सामने वाली पार्टी ने पेमेंट ही नहीं करी, तब भी इनकम है। पेमेंट नहीं करी ना, बाद में मिल जाएगी। सर नहीं मिली तो लॉस होगा। वो तब देखेंगे ना जब लॉस होगा, अभी के लिए तो वो इनकम है। आपने उसको माल बेच दिया, आपकी तरफ से काम कंप्लीट हो गया, यस, वो आपका डेटर बन गया। आपने सेल कर दी, यस, तो पॉइंट इज वो इनकम है। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या है? सपोज देर आर 1000 मेंबर्स ऑफ अ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो आरडब्ल्यूए के 1000 मेंबर है। ईच मेंबर इज टू पे सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150 पर एनम। तो आपने हर एक मेंबर से 150 रुपए ले लिए, ठीक, ओके। एंड 950 मेंबर्स पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। 950 मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया करेंट ईयर में। 950 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,42,500। ठीक, तो ये आपकी रिसीट है, जो आपको पैसा मिल गया। लेकिन आपको पैसा मिलना कितना चाहिए था? सारा 1000 के हिसाब से। तो 1000 इंटू में 150, 1.5 लाख, ये आपकी इनकम है। रिसीट कितनी है? 950 के हिसाब से। इनकम कितनी है? पूरी 1000 के हिसाब से। However, if all the members pay their subscription, भाई सिंपल सी बात है, अगर सबने सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया, पे कर दिया, तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाएगा। तो इस केस में रिसीट और इनकम दोनों क्या कैसे होंगी? इक्वल, बराबर। ठीक, दस इनकम में बी आइदर इक्वल और लेस देन द एक्चुअल रिसीट। तो वो बोल रहा है रिसीट या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी इनकम के। इनकम रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, आगे, इन ब्रीफ रिसीट्स एंड इनकम may or may not be equal. Receipts may be more than income in a certain accounting period if some members pay their subscriptions in एडवांस। वो बोल रहा है अगर कुछ मेंबर्स ने एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया अगले साल का, तो रिसीट ज्यादा हो जाएगी, इनकम आपकी कम रह जाएगी। इनकम कैन नेवर बी मोर देन द रिसीट्स। द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड इनकम आर समराइज्ड बिलो। तो डिफरेंस दे रखा है आपको इनकम और रिसीट्स का। ठीक, कैश रिसीव्ड को रिसीट कहते हैं, और कोई भी कैश रिसीव और मे नॉट बी रिसीव्ड मे नॉट बी इनकम। ओनली कैश रिसीट फॉर द करेंट ईयर इज इनकम। ठीक, तो जो करेंट ईयर के लिए आपको पैसा मिला वही आपकी इनकम है। रिसीट ऑफ कैश में पर्टेन टू एनी, वो कह रहा है किसी भी पीरियड की हो सकती है रिसीट, लेकिन इनकम सिर्फ करेंट ईयर की मानी जाती है। रिसीट दोनों रेवेन्यू कैपिटल नेचर की हो सकती है, इनकम खाली रेवेन्यू नेचर की होती है। रिसीट के केस में कैश इंक्रीजेस कॉरस्पॉन्डिंग और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैश। वो कह रहा है रिसीट के केस में जो कैश है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ता है, लेकिन इनकम के केस में वो बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। ठीक, क्योंकि जरूरी थोड़ी है अगर आपको रिसीव होगी तभी इनकम होगी, लेकिन रिसीट अगर आपके पास आ रही है तो कैश ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इट इज एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। इसको कैश बुक के डेबिट साइड पोस्ट करते हैं रिसीट्स को, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जो भी आपकी इनकम होती है। ठीक, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस। वो कह रहा है इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन प्रोसेस, क्योंकि आपके लिए क्या है? इनकम। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड इनकम। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर पे। तो डिफरेंस देखते हैं आपका एक्सपेंडिचर और इनकम का। पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कैश जो आपने पे किया। पेन नहीं चल रहा, बताओ।
पेमेंट का मतलब एक्चुअल कैश जो आपने पे किया करंट ईयर में, ठीक है, इसके अंदर सारी पेमेंट आती है, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। लेकिन जो पेमेंट है वो अगेन तीन टाइप की हो सकती है, प्रेजेंट ईयर, पास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर्स। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द करेंट ईयर ओनली, भले ही आपने उसकी पेमेंट करी हो या नहीं, ठीक है। एग्जांपल, रेंट दे रखा बिल्डिंग का 10,000 पर एनम, पूरे साल का रेंट, लेकिन रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज नॉट पेड एंड अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। तो वो बोल रहा है इन दिस केस, ये पर एनम नहीं है, पर मंथ है ये रेंट। तो इन दिस केस एक्सपेंडिचर होगा आपका 1,20,000 का, 10,000 इंटू में 12। लेकिन वो कह रहा है जो पेमेंट आपने करी है, एक महीने का रेंट आपने नहीं दिया, तो एक महीने का रेंट ना देने के कारण आप 11 महीने का रेंट दोगे, तो ये 1,10,000 की आपकी पेमेंट है। पेमेंट 11 महीने की है और आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो आपका पूरे साल का होगा, 12 महीने का, ठीक। लेकिन अगर कोई रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपने सारी पेमेंट कर दी, चुका दी, इफ नो रेंट इज आउटस्टैंडिंग देन द रेंट हैज बीन पेड फॉर फुल 12 मंथ्स, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंडिचर और पेमेंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट का मतलब एक्चुअल कैश पेड, और एक्सपेंडिचर है कैश, और कैश चाहे दो मत दो, इसको एक्सपेंडिचर मान लेंगे, लेकिन वो करंट ईयर का होना चाहिए। पेमेंट इसमें तीनों साल के लिए हो सकती है, इसमें करंट ईयर के लिए होती है। यहाँ पे पेमेंट कैपिटल रेवेन्यू दोनों नेचर की हो सकती है, एक्सपेंडिचर का मतलब खाली रेवेन्यू नेचर होता है, ठीक। कैश जैसे ही आप पेमेंट करोगे कैश कम हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में कम होगा, जितना कैश पेमेंट करोगे उतनी कैश कम होगा। लेकिन यहाँ पे कैश जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में कम हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर का अमाउंट कुछ और हो सकता है और पेमेंट का अमाउंट कुछ और। An item cannot be called payment unless a cash is paid. तो बिना कैश की पेमेंट के आप पेमेंट कैसे बोलोगे उसको? लेकिन भले ही आप कैश दो या मत दो, तब भी उसको हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इट इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो इसको कहाँ डालते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर, या फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। इट इज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक्सपेंडिचर आपका कहां पे जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। इसको प्रॉफिट निकालने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, इसको कंसिडर किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, एक्सपेंडिचर को। तो ये था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर जितने डिफरेंस होते हैं, जितने आइटम्स होते हैं मैक्सिमम वो कवरेज। उसके बाद आते हैं आपके अगले अकाउंट पे, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। आपने अभी भी देखा, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है उससे आप कैश की पोजीशन तो निकाल सकते हो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स जो आया, पेमेंट जो आपका कैश गया, लेकिन आप उससे ये नहीं निकाल सकते कि रियलिटी में आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक, बिजनेस तो है नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो तब भी निकालनी पड़ेगी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है कि नहीं। उसके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस अकाउंट में क्या क्या होता है देखते हैं। An income and expenditure account is the revenue or nominal nature of account for NPO। ठीक है, इसमें जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सब की समरी इसमें दिखा दी जाती है, यानी कि टोटल फॉर गिवन अकाउंटिंग पीरियड जनरली ऑफ 1 ईयर। It is equivalent to profit and loss account of a business enterprise. That is, it serves the purpose of profit and loss account. It is prepared on accrual basis। वो बोल रहा है ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है अक्रूअल बेसिस पे। ठीक, यानी कि करंट ईयर की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगी जो करंट ईयर को बिलोंग करती हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द रेवेन्यू आइटम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ऑफ फ्यूचर ईयर्स। तो इसमें आने वाले 500 साल और पिछले 50 साल का कोई आइटम नहीं आएगा। ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू आइटम्स आर इंक्लूडेड वेदर सच आइटम्स आर रिसीव्ड और पेड इन कैश और दीज आर आउटस्टैंडिंग। वो बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता,
इसमें रेवेन्यू आइटम आएंगे चाहे उनकी पेमेंट हुई हो या नहीं, कुछ रिसीव हुआ हो या नहीं, इनकम ड्यू तो आएगी और एक्सपेंस ड्यू तो आएगा। बस नेट प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जिसको सरप्लस भी कहते हैं, और नेट लॉस की जगह क्या आएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम जिसको हम डेफिसिट भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं पहला फीचर, जल्दी से इसको फटाक से निकाल दूंगा मैं। नॉमिनल अकाउंट है रेवेन्यू नेचर का, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से देख के बनाया जाता है, समटाइम्स ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा अक्रूवल बेसिस पे बनता है, साल के एंड में बनता है, P&L की तरह सेम होता है। सारे इनकम क्रेडिट साइड में आएंगे, एक्सपेंडिचर डेबिट में आएंगे। रेवेन्यू आइटम दिखाए जाते हैं सिर्फ, ठीक, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। जो आइटम्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड में होते हैं डेबिट साइड में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आते हैं, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपने देखा ना डेबिट साइड में रिसीट्स आ रही थी, तो उसमें से जो इनकम होंगी इनकम वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन जो आइटम सिमिलरली ऑल रेवेन्यू आइटम्स ऑफ करंट ईयर अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, वो बोल रहा है जितने आइटम्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिट साइड में दिखाए गए हैं जो पेमेंट्स के हैं, उसमें से जो एक्सपेंडिचर वाले आइटम से एक्सट्रैक्ट करके वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में डाल दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Necessary adjustments are made for outstanding expenses and incomes and also for the prepaid income। वो बोल रहा है जितने भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और इनकम की और प्रीपेड इनकम की और एक्सपेंसेस की, वो सारी एडजस्टमेंट उसमें कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि करेंट ईयर से ही बिलोंग करने वाला आइटम उसके अंदर आएगा, अदरवाइज कोई आइटम नहीं आएगा। Items of capital nature such as purchase of investment, sports equipment, furniture etc. are ignored for this account। तो वो बोल रहा है कैपिटल आइटम जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट खरीद ली, फिक्स्ड एसेट बेच दी, वो आइटम्स इसके अंदर नहीं आते। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर लगेगा, बैड डेट्स भी आएंगी। ठीक, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश बट ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग अक्रूड इनकम्स। भाई सिंपल सी बात है, जब आप रेवेन्यू नेचर में इसको बना रहे हो अक्रूवल बेसिस पे, तो अक्रूवल बेस का मतलब क्या है, इनकम ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई तब भी वो आएगी। ठीक, सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आते हैं। इट डज नॉट बिगिन विद एनी ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्यों? सरप्लस निकलता है ना, सरप्लस कहां बढ़ जाता है, कैपिटल फंड में। तो बैलेंस क्या बचा? कुछ नहीं। ओह माय गॉड। इट हैज अ क्लोजिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ आइदर सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, डेफिसिट का मतलब उल्टा। क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में और सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। अगर आपका डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस। दोस्तों, गले में दिक्कत होने के कारण मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। अब आते हैं इनकम क्या होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम दिखाते हो ना आप, इनकम रेकरिंग नेचर की होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे। ठीक है, इट इज नॉट मेंट फॉर स्पेशल पर्पस, इसका कोई अलग से पर्पस नहीं होना चाहिए स्पेशल। डोनेशन फॉर बिल्डिंग और डोनेशन प्राइस फंड ये नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ करंट ईयर की होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर में भी सेम आपके कंडीशन अप्लाई होंगी। करंट ईयर का होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और आपका ये एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का होना चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है वो आते हैं। ठीक, जैसे कि सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीफोन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, ये तीनों पे डेप्रिसिएशन है। ऑडिट फीस, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है पता है आपको? ऑनरेरियम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेलिब्रिटी अपने प्रेमाइसिस में बुलाया, एनपीओ के प्रेमाइसिस में। अब सेलिब्रिटी को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको आप 2100 रुपए, 1100 रुपए, 101 रुपए कुछ तो दो, ऑनर के तौर पे, इज्जत। ठीक, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, राइट। इधर सब्सक्रिप्शन आपके इनकम वाली साइड में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जनरल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, only that portion which is to be treated as revenue or income of current year,
देखो लाइफ मेंबरशिप फीस में क्या होता है, सारी फीस आपको लाखों रुपए एक साथ मिल गया, हजारों रुपए भी हो सकता है, लेकिन वो लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो अगर उसमें से कुछ पार्ट आप रेवेन्यू का मान रहे हो तो वो रेवेन्यू वाला पार्ट इसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी में जाएगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनुअल डिनर, ठीक, कुछ भी पैसा मिल रहा है लेकिन वो रेवेन्यू नेचर का, लेस एक्सपेंसेस ऑन एनुअल डिनर। ये ऐसे आइटम्स में एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको अजीब सा आइटम दिखे तो अजीब से आइटम का ट्रीटमेंट क्या होता है, एनुअल डिनर से पैसा आया, एनुअल डिनर कोई है कुछ एनपीओ में, बताओ, फालतू डिनर कर रहे हैं, इसका मतलब एनुअल डिनर एक स्पेशल आइटम है, तो स्पेशल आइटम का स्पेशल एक्सपेंस भी होगा। तो अगर इनकम ज्यादा हुई उसमें से एक्सपेंस माइनस करके आपको क्रेडिट साइड में उसको शो करना है। ठीक, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो फिर एक्सपेंस को इनकम को एक्सपेंस में से माइनस करके आपको एक्सपेंडिचर में शो करना है। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स मीट, रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस, बार रिसीट, रेंट फ्रॉम हायर ऑफ हॉल, डिविडेंड रिसीट, टेनिस कोर्ट रिसीट्स, कुछ भी रिसीव हो रहा है रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। टेनिस फीस, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, लेस एक्सपेंसेस, ठीक, ड्रामा रिसीट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, वो भी सेम आइटम सारे। कंज्यूमेबल आइटम माइनस सेल ऑफ कंज्यूमेबल या फिर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी कि जो प्रॉफिट होगा कंज्यूमेबल आइटम्स के बेचने पे वो आएगा, ठीक। और इसके अलावा या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। कंजम्पशन का फॉर्मूला आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है। डेबिट में बचे हुए एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टेनिस कोर्ट एक्सपेंस, बिलियर्ड, बार, लेक्चर, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सचर्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। सरप्लस कैसे आएगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है यानी कि इनकम वाली साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में बचेगा सरप्लस। सरप्लस कैसे बचेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इधर आएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिसिट। ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देयर विल बी आइदर सरप्लस और डेफिसिट, दोनों में से कोई एक ही होगा। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो आपको डिफरेंस दे रखा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी एक बार पढ़ लेना, बट एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, दिस अकाउंट इज प्रोवाइडेड बाय नॉन ट्रेडिंग फर्म्स, यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉन ट्रेडिंग फर्म्स बनाती हैं और ये आपकी ट्रेडिंग फर्म बनाती है, ठीक। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से बनाया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट से, और ये आपका ट्रायल से। पर्पस क्या होता है इसका, सरप्लस और डेफिसिट निकालना, इसका प्रॉफिट निकालना, ठीक। बैलेंस एट द एंड सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है और इसमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है जो आपका कैपिटल में जाके जुड़ या घट जाता है। उसके बाद सरप्लस का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन प्रॉफिट मालिकों में बांट दिए जाते हैं। बस यही था आपका डिफरेंस पीएनएल और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ये तीसरा फाइनल अकाउंट का आपका स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए किसी भी एनपीओ की। बैकग्राउंड, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सिर्फ कैश का बैलेंस दिखाता है और कैश एट बैंक का बैलेंस दिखाता है, ठीक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस दिखाती है, लेकिन इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो कुछ तो चाहिए हमें एसेट और लायबिलिटी के लिए, यानी कि कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसीलिए none of the foregoing two accounts give a complete picture of the state of affairs or financial position of the एनपीओ। वो कह रहा है एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लग पाती, इसीलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, सिंपल। वही, ओहो पता नहीं किस पे क्लिक हो गया, नहीं भाई साहब हमें प्रिंट नहीं करना, सॉरी। हाँ यस, तो प्रोसीजर क्या बैलेंस शीट बनाने का एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ इज प्रिपेयर्ड इन द यूजुअल वे शोइंग एसेट्स ऑन द, वो कह रहा है वही सेम वे में बनती है, एसेट्स राइट साइड में, लायबिलिटीज आपकी लेफ्ट साइड में, लेकिन इसके अंदर एक एक्यूमुलेटेड फंड होता है। वो एक्यूमुलेटेड फंड आपका जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड भी कहलाता है। कैपिटल फंड इज जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, ठीक। अब होता क्या है, इस फंड में आपकी नेट एसेट्स दिखाई जाती हैं, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सेम मैनर जैसे कि आपकी कैपिटल दिखाई जाती है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ठीक। इस फंड को आपको हर साल की स्टार्टिंग में निकालना होता है, इसलिए आपको बैलेंस शीट यहां पे दो बनानी पड़ती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट तब बन पाएगी
जब आपके पास इंफॉर्मेशन पूरे साल की अवेलेबल होगी। ठीक, तो एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट की फॉर्मेट देख लेते हैं क्या आता है इसके अंदर। एसेट साइड में पर्टिकुलर एसेट, जैसे कि कोई भी आप फर्नीचर उठा लो, उसमें लास्ट ईयर का बैलेंस बीडी, इसमें परचेज इन द करेंट ईयर और माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड और माइनस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा एसेट का। ठीक, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है कंज्यूमेबल मटेरियल्स का वो आएगा। या फिर पिछले साल का बैलेंस प्लस परचेज माइनस कंज्यूम्ड, बात तो एक ही है। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, एफडी का, प्रीपेड एक्सपेंस, रेंट कुछ भी दे रखो। इधर लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या आता है। लायबिलिटी में आपके पास वही सारे आइटम, कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस प्लस आपका सरप्लस या फिर माइनस डेफिसिट और कैपिटलाइज्ड इनकम। अगर आपकी कोई इनकम दे रखी है और क्वेश्चन बोले कि इसको कैपिटलाइज कर दो, तो वो कैपिटलाइज इनकम कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है या फिर अलग से बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाई जाती है, जैसे कि लेगेसी एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, दीज में बी एडेड टू कैपिटल फंड टू। अब स्पेशल फंड डोनेशन भी होते हैं जो आपके लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस आपकी रिसीट्स प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो आपका लायबिलिटी साइड में आता है। इसके अलावा क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इनकम। दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ तो सही था। ठीक, लास्ट बैलेंस बीडी, इसमें हम ऐड कर देंगे जो आप इसमें लेस कर देंगे जो पे कर दिया और ऐड कर देंगे जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे दिखाना होता है जो आज तक आपने पे नहीं किया एक्सपेंडिचर। ठीक, टोटल आउटस्टैंडिंग ये कैसे निकलेगा बाद में देखेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम ये भी आपकी लायबिलिटी होती है। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। अब एक काम करते हैं, नीचे देखते हैं कैपिटल और कैपिटल फंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ये आप खुद पढ़ लेना क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स, यहां से शुरू होता है आपका स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट। तो स्पेशल आइटम्स एनपीओ में कैसे ट्रीट होते हैं देखते हैं। पहला, लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? जब कोई आदमी अपनी डेथ की विल लिखता है, तो डेथ की विल में वो जो डोनर होता है वो डेथ की विल में रिप्रेजेंट कर देता है, डेथ की विल में लिख देता है कि भाई मुझे ये किसको पेमेंट करनी है, मेरी लेगेसी किसके पास जानी चाहिए। ठीक, तो उस सिचुएशन में अगर वो अपना गिफ्ट कर दे एनपीओ को सारा पैसा एज पर द विल ऑफ द डिजीज्ड डेड पर्सन, तो जो लेगेसी होगी आर नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसी रिसीट्स बहुत ही रेयरली आती हैं। कितने आदमी करते होंगे लेगेसी एनपीओ के नाम? बहुत रेयर। तो इस केस में जो लेगेसी का ट्रीटमेंट होगा वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी अलग से। कैपिटल फंड में ऐड कर दो या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दो, बात तो एक ही है। ठीक, आगे अब आपके अटेंशन के लिए यहाँ पे कुछ आइटम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। इधर हो जाओ भाई साहब, हाँ ठीक, इसको और जूम आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इफ लेगेसीज और गिफ्ट आर रिसीट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड देयरफॉर शुड बी एडेड एज कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक फंड, जैसे कि बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड। अच्छा, वो बोल रहा है अगर लेगेसी आपको स्पेशल फंड के लिए रिसीव हुई है, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए लेगेसी रिसीव हुई, तो वो बिल्डिंग फंड में ही ऐड होगी, कैपिटल फंड में ऐड मत करना उसको। ठीक, इफ लेगेसी और गिफ्ट इज फॉर जनरल पर्पस, तो फिर तो आप उसको कुछ कैसे भी ट्रीट कर सकते हो इनकम के तौर पे, तो फिर आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखा दो, मर्जी है आपकी। डोनेशन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्ली। वो कह रहा है डोनेशन भी गिफ्ट ही होता है, ठीक, लेकिन ये जनरल पर्पस के लिए होती है, तो आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देनी चाहिए। तो जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी क्रेडिट साइड में, और स्पेसिफिक डोनेशन उस डोनेशन के स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगी या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी। ठीक, यही इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। फॉर योर अटेंशन, द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज नॉट द डिसाइडिंग पॉइंट। वो कह रहा है डोनेशन कितनी भी हो मैटर नहीं करता। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है? उसका पर्पस क्या है, डोनेशन का पर्पस क्या है। अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विल नॉट मेक इट अ जनरल डोनेशन। वो कह रहा है भले ही 51 रुपए की डोनेशन मिली, लेकिन वो आदमी बता के गया मुझे इस मंदिर की ईंट चाहिए, मंदिर 51 रुपए की ईंट लगेगी मंदिर में। अब बताओ 51 रुपए की ईंट ना आई तो, लेकिन वो ईंट में ही चढ़ेगा पैसा बिल्डिंग में,
ठीक। सिमिलरली, a big donation will not make it specific if the cash has been received for a general donation. अब वो कह रहा कोई ऐसी चेक डाल गया मंदिर में या कहीं भी चेक दे गया, उसमें लिखा ही नहीं कुछ कि क्या करना है इसका, जनरल है, कितना ही बड़ा चेक हो, 500 करोड़ का भी चेक हो, जनरल ही होगा। However, the student should follow instructions given in the examination problem, if any. वाह क्या बात बोली, वो तो करनी है आपको। खैर, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं क्या होता है। अगर ये नॉन रिकरिंग आइटम हुआ, बार बार ना हुआ, तो कैपिटलाइज लायबिलिटी में जाएगा। ठीक, आगे अगर ये रिकरिंग आइटम हुआ, सिंपल है, रेवेन्यू इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आपको ना दी हो एंट्रेंस फीस को लेके, तो आपको क्या करना है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक, AS 9 के अकॉर्डिंग। आगे लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो एक ही बार रिसीव होती है लमसम में, तो लायबिलिटी साइड में जाएगी बैलेंस शीट के, या फिर कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दो। ठीक है, समटाइम्स लाइफ मेंबरशिप फीस इज इंडिकेटेड एज फॉर 10 years 20 years। इन सच केस प्रोपोर्शन ऑफ द लाइफ मेंबरशिप शुड बी treated as revenue income and hence transferred to the income and expenditure account every year। वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल आपको 20 साल के लिए 20 लाख की डोनेशन दे रखी है, तो हर साल 1 लाख रुपए रेवेन्यू माना जाएगा और बाकी जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो लायबिलिटी मानी जाएगी। तो 1 लाख आपको रेवेन्यू में चार्ज कर देना है, बाकी बचा हुआ कैपिटलाइज रहेगा। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड, वो बोल रहा है, एक आदमी था कोलर, वो कह रहा था कि ये जो एंडोमेंट फंड होता है ना, ये गिफ्ट होता है। ठीक, इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो सिंपल लैंग्वेज में एक तरीके का स्पेशल फंड ही होता है। When a donor donates some cash or property by way of endowment fund, he expects that NPO should not use this fund for its main activities। तो आप इसको NPO की मेन एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए वो डोनेट किया गया उसी के लिए यूज होगा। ओनली द इनकम अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द एंडोमेंट फंड कॉल्ड एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट शुड बी यूज फॉर द फाइनेंसिंग द मेन एक्टिविटीज। वो बोल रहा है एंडोमेंट फंड जो लगाया गया है बाहर मार्केट में, उससे जो इन्वेस्टमेंट पे पैसा रिसीव होगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट यूज हो सकता है मेन एक्टिविटीज में। तो देखते हैं एंडोमेंट फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला, इट इज अ रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड शुड बी शोन सेपरेटली इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। वो बोल रहा है एंडोमेंट फंड जो होता है, आपको जो रिसीव होती है ना पैसा, वो क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने पैसा रिसीव करके कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपकी एसेट होती है। इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इनकम फ्रॉम एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, वो बोल रहा है जो इनकम आएगी आपको एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट से, should be treated as general income and should be entered on the credit side of income and expenditure account। तो वो क्योंकि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो जनरल पर्पस के लिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में शो होनी चाहिए। इन दिस वे एंडोमेंट फंड वुड रिमेन इंटैक्ट इन द बैलेंस शीट। तो जो ओरिजिनल अमाउंट आपको एंडोमेंट फंड की फॉर्म में मिला था वो इंटैक्ट सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। अगला आइटम, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फिक्स्ड एसेट सेल होती है वो कैपिटल रिसीट होती है, उसका जो पैसा मिलता है कैपिटल रिसीट है। ठीक है, उसको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो दिखाया जाता है रिसीट्स में, लेकिन वो इनकम नहीं है, इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया जाता, लेकिन उससे अराइज होने वाला प्रॉफिट लॉस उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। ठीक, और उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन भी। अमाउंट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स of an NPO like furniture, computer, building investments is a capital receipt, इसीलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू माइनस हो जाती है जो आपने बेच दिया। ठीक, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद ओनली द प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। जैसे कि आपने 10,000 वाला फर्नीचर 7,500 में बेच दिया, तो 2,500 का लॉस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। ठीक, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर योर अटेंशन, ओहो इतने लंबे लाइन खींच दी, बताओ। फॉर योर अटेंशन, क्या अटेंशन देखते हैं। अगर यहां पे ना दो अजम्पशन स्टूडेंट्स कैन मेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग, वो कह रहा है दोनों में से आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो। तो अजम्पशन कौन सी लेनी है देख लो। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने के लिए आ गया और क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है, तो वो या तो सेल होगी या डेप्रिसिएशन होगा। ठीक, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड इज सेम एज द सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है 10 वाली फिक्स्ड एसेट 10 में ही बेच दी,
देयर विल नॉट बी एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। ठीक, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट इज नील और जीरो। ये तब लेनी एजम्पशन जब आपको बिकी हुई एसेट की बुक वैल्यू ना दे रखी हो। ठीक, तो क्या एजम्पशन लोगे कि बुक वैल्यू उसकी जीरो थी या फिर बुक वैल्यू उतनी थी जितने में वो बिक गई। अगर जितने में आपने बिक गई उतनी की आपने बुक वैल्यू ले ली तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बुक वैल्यू जीरो ले ली तो फिर जो भी प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा सेल वैल्यू वाला वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक, ऑथर कौन सी assumption प्रेफर करते हैं? बी वाली, जीरो ले लेते हैं। आगे जो भी आप assumption लोगे वो आपको अपने आंसर में assumption में आपको दिखा देनी है नोट्स के तौर पे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक बिलियर्ड टेबल। अगर आपके पास कोई पुराना स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है उसको आपने बेच दिया फिक्स्ड एसेट्स को, टेनिस टेबल कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा जो फिक्स्ड एसेट्स का होता है, इन्वेस्टमेंट्स का होता है। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपका एनपीओ क्लब है या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो जो आप स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हो टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, नेट वगैरह पे, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि स्पोर्ट्स का जो मटेरियल होता है ना वो अकाउंटिंग पीरियड में ही यूज हो जाता है। बॉल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक, बैट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, टेनिस बॉल जल्दी खराब हो जाती है, तो वो कंजम्पशन वाला आइटम है। ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब क्योंकि उसका परचेज रेगुलर नेचर का होता है तो उसकी सेल भी रेकरिंग नेचर की होगी, इसलिए जो अमाउंट इसको बेच के आएगा वो ऑर्डिनरी रेवेन्यू माना जाएगा। ठीक, इट इज देयर फोर शॉन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। आगे परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज ऑफ और सब्सक्रिप्शन फॉर एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन जर्नल। वो कह रहा है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स और जर्नल, इसको आपने खरीदा और बेचा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेली का काम है। ठीक, रेवेन्यू इनकम या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसको बोलते हैं सरकारी मदद, क्योंकि सरकारी मदद कभी कभार ही रिसीव होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ठीक, और स्पेशली स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो तो ये आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देनी है। अदरवाइज अगर ये रेकरिंग नेचर की हुई तो उसको आप रेवेन्यू रिसीट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। दोस्तों ऑनरेरियम का मतलब मैंने आपको बताया था, आपने एक ऑनरेरी पेमेंट करी है किसी और को, तो ठीक, तो इस केस में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के ट्रीट कर लिया जाएगा डेबिट साइड में। रिसीट्स फ्रॉम एंड पेमेंट्स मेड फ्रॉम कंज्यूमेबल आइटम्स, वो बोल रहा है जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल आपने जो कंज्यूम किया था उसको आपने बेच दिया कंज्यूम करने के बाद, ये एक रेकरिंग नेचर का आइटम माना जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अमाउंट रिसीव्ड है वो रेवेन्यू रिसीट है तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखानी है। इसके बदले आपने कोई पेमेंट करी होगी तो वो आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक, स्पेसिफिक कलेक्शन फ्रॉम एंड देयर एक्सपेंसेस, लेक्चर, ड्रामा, कॉन्सर्ट, वो बोल रहा है कोई अजीब सा आइटम आपको दिखे स्पेसिफिक वाला तो उसका आइटम, उसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, स्पेसिफिक कलेक्शंस फ्रॉम अबव स्टेटेड आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू देम आर रेस्पेक्टिवली रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। किस तरीके से, देयर आर टू अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। पहला, जो रिसीट्स है उसको क्रेडिट साइड में दिखा दो और जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में दिखा दो, सिंपल। लेकिन आप इन दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो, उन दोनों को एडजस्ट कर दो। ठीक, इनकम ज्यादा हुई यानी कि रिसीट ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर से, उसके पेमेंट से, तो बचेगी नेट रिसीट्स, वो आपकी इनकम है। अगर आपकी पेमेंट ज्यादा हो रही है रिसीट से तो वो आपका नेट एक्सपेंस है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीट करनी है या तो क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। आगे एडिशन, एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट टू फिक्स्ड एसेट, सिंपल है, आप फिक्स्ड एसेट्स में कुछ एडिशन एक्सटेंशन करा रहे हो, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, तो ये आपका बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जैसे कि ऑफिस फर्नीचर, बुक्स, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं, ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे सीधा। आगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, कई बार आपको इनकम और इंटरेस्ट की जो डिविडेंड होती है ना वो टीडीएस काट के दी होती है, नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, तो वो आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा देखते हैं।
आपको पहले ग्रॉस अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी आपको मिला है। जैसे कि आपको इंटरेस्ट रिसीट दे रखा है 2400, अब 2400 में 20% का टीडीएस माइनस हो रखा है। इसका मतलब ये जो 2400 है ये आपका 80% के इक्वल है। क्योंकि ये 80% के इक्वल है तो आपको उसको 100% में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपको उसको 100% में कन्वर्ट करना है, इसको करेंगे डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ठीक, तो 3000 आएगा। तो ग्रॉस इंटरेस्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है, ठीक, एज द केस में बी। टीडीएस एट सोर्स would be shown in the asset side of balance sheet. In case income is not taxable, the refund can be claimed from the income tax authorities. वो बोल रहा है अगर वो इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। वो टीडीएस जो आप यूज करोगे बाद में उसको आपको शो करना है एसेट साइड में, क्योंकि उसका इस्तेमाल टैक्स को डिडक्ट करने के लिए होता है। अदर रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सारे सेल आपके रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट साइड में जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। सब्सक्रिप्शन, ये आपका मेन सोर्स होता है, मेन फंड होता है आपके एनपीओ का, ठीक। एनपीओ का जो मेन सोर्स होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले तो सब्सक्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। दे आर ऑफ रिकरिंग नेचर, रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी दिया हो। हेंस दे शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू इनकम। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाता है। लेकिन अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शंस आपको दिए हैं, स्पेशल सब्सक्रिप्शंस, दैट इज सब्सक्रिप्शन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना, उसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करना है, ठीक। तो स्पेशल सब्सक्रिप्शन के कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं नीचे, जैसे कि सब्सक्रिप्शन फॉर प्रोग्राम, ड्रामा, प्ले, स्पेसिफिक एग्जीबिशन, प्राइम मिनिस्टर पार्टी, चीफ मिनिस्टर पार्टी, या फिर स्पेसिफिक फंड के लिए टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, उसके लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, पवेलियन के लिए, साइंस ब्लॉक बनाने के लिए स्कूल में, ठीक। सब्सक्रिप्शन फॉर परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, मशीन, कंप्यूटर, लैबोरेटरी बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन कैपिटलाइज हो रहा है। अगर आप एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सब्सक्रिप्शन को आपको कैपिटलाइज करना है तो वो आपका स्पेशल हो जाएगा। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी इनकम आइटम टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पॉइंट ये है किसी भी इनकम के आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे, उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक। इसमें लाइंस डाल देता हूं मैं। ये आपका करंट ईयर है, ठीक। तो पॉइंट इज प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में और प्रीवियस ईयर के एंड में कुछ ट्रांजैक्शन हुई होंगी। जैसे कि मान लो यहां पे आपको कोई इनकम रिसीव हुई 10,000 की, ठीक है। इस 10,000 की इनकम में पता लगा आखिरी महीने की इनकम आपको मिल ही नहीं पाई। मान लो 2,000 रुपए की इनकम आपको रिसीव नहीं हो पाई, तो ये आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक। लेकिन इस 10,000 के अंदर 1,000 रुपए अगले साल के थे, तो इस 10,000 के अंदर जो 1,000 है वो आपका क्लोजिंग एडवांस है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे प्रीवियस ईयर में जो इनकम शो करनी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो कितनी होगी, बताता हूं। आपको इनकम रिसीव कितनी हुई, 10,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा जो रिसीव नहीं हो पाई लेकिन फिर भी इस साल के लिए ड्यू थी, 2,000, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 2,000। तो मुझे टोटल कितनी इनकम रिसीव होनी चाहिए थी, 12। लेकिन इस 10,000 के अंदर वो बोल रहा है 1,000 अगले साल का है, तो यार अगले साल की इनकम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती, सिर्फ करेंट ईयर की आती है। तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर,
1000, तो कितनी इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगी? 11,000। ठीक है, ये था आपका इनकम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये तो सिंपल था। अरे रुक तो जाओ, अभी तो शुरू हुआ है मामला। अब आते हैं करंट ईयर पे। करंट ईयर में आपको कुछ इनकम रिसीव हुई, ठीक, मुझे नहीं पता कितनी हुई, हुई होगी कुछ साल के एंड तक। अब जरा बात को समझना, ये इनकम आप दो तरीके से निकाल सकते हो जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखानी है। या तो आप स्टेटमेंट बना लो या आप लेजर अकाउंट बना लो। मैंने क्या बनाया था अभी? स्टेटमेंट। ठीक, तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ठीक, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। रिसीव्ड इज इक्वल टू जितना भी करेंट ईयर में आपको रिसीव हुआ, इसमें हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड इन द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर। बात को समझना, आपको याद होगा पिछले साल 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना आपको रह गया था। अब वो 2,000 आपको यहां रिसीव हो गया। ये था पिछले साल का, रिसीव कब हुआ? करेंट ईयर में, और इसके अंदर वो जुड़ा होगा रिसीव्ड के अंदर। तो क्या वो इसमें जुड़े रहने दूं? नहीं, इस साल का है ही नहीं वो। याद करो ना, देखो पिछले साल आपने जोड़ के दिखाया था यहाँ पे 2,000, 10,000 प्लस 2,000, तो जो 2,000 आप पिछले साल ऐड करके दिखा चुके हो, भले ही वो इस साल रिसीव हुआ है लेकिन वो था पिछले साल का, तो आपने पिछले साल उसको शो कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम दिखा दिया, उसको मैं दोबारा इनकम क्यों दिखाऊं? तो जो करंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्रीवियस ईयर आप दिखा चुके हो, इस साल आपको वो नहीं दिखाना। तो इसमें से मैं लेस करूंगा, लेस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इसमें जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड। ठीक, आगे एक और आइटम लेस करूंगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स रिसीव्ड इन द एडवांस इन द करेंट ईयर एंड इंक्लूड इन द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। वो कह रहा है अगर इस साल के एंड में करेंट ईयर में आपको कोई एडवांस मिला है जो अगले साल का है, वो भी यहां से लेस हो जाएगा, लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। जिस तरीके से पिछले साल आपने वो माइनस करके दिखाया था, ये रहा, आपने 1,000 लेस किया था ना यहां से, लेस वन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, पिछले साल एडवांस लेस किया था, ऐसे ही इस साल जो एडवांस मिला है अगले साल के लिए वो भी यहां से लेस हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर। यार एक बात बताओ, पिछले साल आपने 1,000 यहां से लेस करके दिखाए थे जो आपको पिछले साल एडवांस मिला था अगले साल के लिए। किस साल के लिए? अगले साल के लिए। अब अगला साल कौन सा है? करेंट ईयर। आपको पिछले साल एक एडवांस मिला था 1,000, कौन से साल के लिए? इस साल के लिए। इस साल हम कौन सा अमाउंट दिखाएंगे? इसी साल का। तो ये 1,000 रुपए किस साल का है? इस साल का। वो पिछले साल आपने माइनस किया था, अब दिखाएंगे किस साल? इस साल। ऐड कर दूंगा, ऐड 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 प्रीवियस ईयर एडवांस, और फाइनली मैं इसमें ऐड करूंगा अगर साल के एंड में कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो आपको रिसीव नहीं हो पाया, जो आपको रिसीव नहीं हो पाया, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, वो मैं इसमें कर दूंगा ऐड। निकल के आएगा इनकम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल हम इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर और पिछले साल का एडवांस। निकल के आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर टू बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये थी आपकी इनकम की कैलकुलेशन जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है। अब इसको आप लेजर अकाउंट के थ्रू कैसे बना सकते हो मैं आपको बता दूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखो जो एडवांस इनकम होती है, एडवांस इनकम
वो हमारे लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी। और जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, जिसको हम अक्रूड इनकम भी कहते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट। ये कौन सा अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैसा अकाउंट है, इनकम अकाउंट। जब इनकम आपको रिसीव होगी, रिसीव्ड, तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। जब ये ट्रांसफर होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये डेबिट साइड में आएगा। पॉइंट इज, सब्सक्रिप्शन अगर अक्रूड है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आना चाहिए। टू बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये क्या होता है, एक एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। एडवांस इनकम आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कौन से साइड में आती है, क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग आपका डेबिट साइड में, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आता बाय कैश बैंक, ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट में ट्रांसफर होता है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो भी टोटल आएगा उसमें से ये दो आइटम्स माइनस करो, निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर, जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, ये था आपका अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालना। बस इसमें इतना ही है। अब नीचे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग उसका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इसमें ना आपको आइटम्स के नंबर डाल के दे रखे हैं, ये 2, 6, 3, 5, 1 और 4। तो नीचे आपको वो बता रखा है कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पे आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके एसेट होता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, ये रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंस सेम है, ये भी ऐसे निकलेगा सेम। सबसे पहले जो भी आपने पेमेंट करी होगी, टोटल पेड, उसमें ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और लेस करेंगे पहले पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस, ये भी सेम है। और ऐड करेंगे करंट ईयर का, ऐड करेंगे पिछले साल में जो आपने करंट ईयर की सैलरी दी होगी, पेड इन द प्रीवियस ईयर का एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो निकल के आएगा एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो आपका एसेट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा प्रीपेड का डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए एक लायबिलिटी होता है, ओपनिंग आएगा इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक, एक्सपेंस जब पेमेंट होती है तो डेबिट साइड में आता है टू कैश, निकल के आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये था आपका बैलेंसिंग फिगर के थ्रू एक्सपेंस का आइटम निकाल लेना। एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है कहां कहां क्या क्या दिखाना है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड कंजम्पशन आइटम है, इसका फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वर्कशीट से भी निकाल सकते हो, लेजर अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। तो स्टेशनरी का आइटम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें ना क्रेडिटर्स और आपका कुछ प्रीपेड आइटम्स गिवन होते हैं एडवांस। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही।